हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। थोड़ा सा बच्चों डिस्टरबेंस हो रहा है, लाइफ में कहूँ या आपका जो शेड्यूल है उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन की एक वीडियो आ जाए। अच्छा, दूसरी बात जो जेई की प्लेलिस्ट है, जेई अब नीट तो प्रॉपर होने लग जाएगा इस वीक से। ठीक है, तो जो जेई है, जेई में अभी क्वेश्चन हमारे बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं, तो उनको अरेंज करने में, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद हम कंटिन्यू चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है नीट, तो नीट का जो हमारा टाइमिंग था, टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस हफ्ते हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस और जितने भी टॉपिक होंगे हम क्लास 12 की फिजिक्स वीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी होगा आपको चैनल पे नए नए अपडेट मिलेंगे। और नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दीपक क्लासेस फॉर जेई के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्विज़ हम अरेंज कराएंगे। अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें क्विज भी करा सकते हैं आपके लिए, डेली एक दो क्वेश्चन हम उसमें डाल सकते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक है वो ऑसिलेशन है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन क्वेश्चन भी इसके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। तो जनरली बच्चों ऑसिलेशन का आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर आप ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये वाला इस पे भी हो सकता है डायमीटर, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता है और अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस पे कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा जी, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का जो अगर एसएचएम को फॉलो कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट दैट स्टैंड। आगे देखें अगर हम, तो एसएचएम को हमने यहाँ पर डिफाइन क्या किया, जो अभी मैंने आपको बताया, ये पूरी बात वही है, आप पढ़ सकते हैं। अब जब अलोंग एक्स एक्सिस आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक्स एक्सिस इक्वल टू ए साइन ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इस पर आप देखिए, अगर ये थीटा है, सपोज ये थीटा है और यहाँ पर टाइम आपका जीरो है, किसी टाइम जीरो पे ये थीटा एंगल बनाया है और किसी टाइम टी पे इसमें फेज कितना आ गया, फाइव आ गया, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बदल जाएंगे भैया, वो बदल जाएंगे ए कॉस ओमेगा टी। इसका प्रोजेक्शन निकाल लीजिए, सिंपली जो ये वेक्टर जैसा है हमारा, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ये एम्पलीट्यूड है। ये जो हमारी पोजीशन वेक्टर है ये मेरा एम्पलीट्यूड ए है। तो इसका जब आप प्रोजेक्शन निकालेंगे इस साइड तो क्या आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और इस साइड आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज करते हैं कब ए साइन करना है कब कॉस करना है, ये आपको वहाँ पर दिया रहेगा। अब जो हमारा यहाँ रिलेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट का। तो आप देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर नॉर्मली एक्स इक्वल टू मैं लेके चल रहा हूँ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन है। समझ रहे हैं? यहाँ पे पूरी जो इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट की है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हमें एक वेलोसिटी मिल गई, ठीक। और वेलोसिटी को भी अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सलेशन मिल गया। ये वो फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपके थीटा के टर्म में है। अगर आप वेलोसिटी को थोड़ा सा क्या करें, रीअरेंज करें तो आपको वेलोसिटी मिलती है माइनस ए और ए के बाद यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा रूट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे y लेते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है, ये है मेरा वेलोसिटी। वैसे एक्सलेशन को हमने डिफाइन किया। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एक्सलेशन कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो आप ये समझिए बच्चों, जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब एक्स है हमारा जीरो, और जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस है। तो मीन पोजीशन पे आप वैल्यू रखिए, जो वेलोसिटी होगी भैया
अगर यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये ए हट जाएगा यहाँ से, हाँ ये ए हट जाएगा। तो जब आप वेलोसिटी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा ए और प्लस ओमेगा ए। ठीक है, दोनों केस में माइनस ही बनेगा ही, क्योंकि x जो है आपका 0 है। ठीक, अगर आप प्लस माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इससे ना न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डायरेक्ट। और वहीं अगर एक्सलेशन की बात करें तो जो एक्सलेशन है, मीन पोजीशन जो है ये x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड मीन पोजीशन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर रखिए अगर एक्सलेशन में, तो एक्सलेशन मीन पोजीशन पे 0 और हमारा एक्सट्रीम कंडीशन पे ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। आप मोड ले लेना तो मोड निकल जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखना, जो भी आपको फॉर्मूला याद है अगर वहाँ पर आप x 0 रख देंगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है मेन पोजीशन। ठीक है, और अंडर फिर SHM हमारा एक्सट्रीम जो कंडीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो हमारा ये रहा। ठीक है, चलिए अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी अभी आपने वेलोसिटी देखी थी, वेलोसिटी इक्वल टू निकल के आया था माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड का बच्चों स्क्वायर कर लेते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको और प्यारा सा रीअरेंज कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को जब मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको पता होगा ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल किसकी जैसे दिख रही है, ये बच्चों इलिप्स जैसे दिख रही है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि भैया v और ओमेगा का जो कर्व है उसका सेप क्या होगा, वो इलिप्स होगा। बस कंडीशन ये है ओमेगा 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाता है तो 1 होने में ओमेगा वी स्क्वायर बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ए स्क्वायर रहेगा, हाँ। तो अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा जब ए और बी बच्चों बराबर हो जाते हैं तो जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है आपकी, ये आपकी सर्कल की कंडीशन है। तो अगर ओमेगा 1 है तो वी और जो आपका ग्राफ है वी एक्स ग्राफ वो या वी वाई ग्राफ भी हो सकता है, वो आपका 1 के केस में सर्कल हो जाएगा। और अगर 1 नहीं है, अदर देन 1 है, तो आपका इलिप्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करें। अगर हम इस रिलेशन को, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस है, इस पूरे में आपका क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉस बन रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो इस नेगेटिव को अगर आप एडजस्ट करें तो पाई बाई 2 ऐड कर दो कॉस में, तो आप देखिए एक्स और वी, तो वी कितना आगे हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो वी है हमारा वो पाई बाई 2 आगे हो जाएगा। इसलिए लिखा है मैंने इन SHM जो वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई पाई बाई 2 फेज। ठीक है, वैसे ही अगर आप आगे बढ़े आप देख सकते हैं एक्सलेशन अगेन नेगेटिव है, फिर आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो अगेन 90 माइनस 90 प्लस थीटा। तो अगर आप वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच की बात देखेंगे तो जो एक्सलरेशन है वो अहेड वेलोसिटी है बाई पाई बाई 2। यही नहीं बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप सीधा एक्सलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से देख लेंगे, किसको, एक्सलेशन को डिस्प्लेसमेंट से देख लेंगे, यहाँ पर आप दोबारा जाइए तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो फिर इसमें पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो आपका ये 3 रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है एनर्जी की, तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, SHM में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी हाफ mv स्क्वायर होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारी दोनों का सम हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन डिपेंड करती हैं। अगर आप वेलोसिटी को
थीटा वाला फॉर्मूला रख देते हैं, ये वाला, तो आपके थीटा के टर्म में आ जाएगी। ये वाला रख लेंगे तो ए एक्स के टर्म में आ जाएगी। तो मैं ए एक्स के टर्म में देखूँ अगर, तो आ जाएगी हाफ एम, और एम के बाद अगर आप इसको सॉल्व करें ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया सर? के की वैल्यू है बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर, और दोनों का अगर आप सम करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो ई है आपका वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगेन वही बात मैं आपसे दोबारा कहूँगा, अगर एक्स जीरो है तो इसका मतलब है एक्स जीरो मीन पोजीशन पे होता है। तो मीन पोजीशन पे आप खुद ही देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी या पोटेंशियल होगी। तो बच्चों मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे जीरो रखेंगे, क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। भाई टोटल एनर्जी मीन पे कहें एक्सट्रीम पे कहें, वो तो कंजर्व ही रहेगी ना, तो वो हमारी एक्स पे डिपेंड नहीं करती। और वहीं अगर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, जिसको हम एक्सट्रीम भी कह देते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन पे आपकी जो काइनेटिक हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि बताओ अगर x हमारा प्लस माइनस ए है तब क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों जब x प्लस माइनस ए है तो आपका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अगर आपका x की वैल्यू जीरो हो गई, अच्छा ये जीरो मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरा बता देता हूँ। अगर x आपका प्लस माइनस ए बाई रूट टू हो गया सपोज, तो आपकी दोनों एनर्जी बराबर हो जाएंगी, टोटल एनर्जी का आधा हो जाएंगे। एक ऐसा ग्राफ जो बार बार यहाँ से पूछा जाता है। अच्छा, इसमें कभी कभी बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा एनर्जी है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू है, दोनों बराबर हो जाएंगी, और कितनी हो जाएंगी? तो एवरेज जो होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी जो एवरेज होगी बच्चों, वो हो जाएगी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कई बार, ठीक है। अच्छा जी, आगे जैसे ही इसमें तुम बढ़ोगे बच्चों, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ, ग्राफ। तो इसमें जो ग्राफ है वो ये वाले हैं, जनरली इसमें ग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी एनर्जी है, ठीक है, और ये टोटल एनर्जी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। जो यू शेप बन रहा है ऐसे ऊपर को, ये जो है हमारा, ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला जो है ये है काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर आप एनर्जी टाइम के बीच में देखें, तो जो एनर्जी टाइम ग्राफ है आपका, इसमें आप देखिए कि कौन सी एनर्जी कहाँ पर होगी। इसमें ये आपके लिए मैं एक टास्क छोड़ रहा हूँ, इसमें आप मुझे बताएंगे कर्व 1 और कर्व 2 क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, ये इसलिए टास्क दिया जा रहा है कि आप अगर यहाँ तक पहुँचें तो कमेंट में बताइए कर्व 1 कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये जो पोटेंशियल है, देखो यहाँ पर तो ये जीरो हो गई ना, धीरे 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 कन्फिग्रेशन में क्या हो जाएगी, ये बढ़ेगी, ठीक। और यहाँ से एनर्जी क्या होगा, धीरे 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 घटेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये बात आप ध्यान रखोगे। तो इसमें आप बताएंगे कमेंट में कि कर्व 1 क्या है, कर्व 2 क्या है। अगर आप कहेंगे सर हम कहाँ से बताएं, हमको कुछ पता नहीं है, तो आप एनसीईआरटी से देख के जब तब भी बताएं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और बात बताता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें इतना बार पूछा गया है बच्चों, देखो आपको एक लाइन याद होनी चाहिए, और वो लाइन क्या है, जैसे कि मान लो ये लाइन है हमारी, ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि ये x इक्वल टू हमारा माइनस ए है, ये हमारा x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 है, और अगर अगला हमारा x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू ए बाई 2 है, तो ये डायरेक्टली आप ट्रिक से भी इसको तैयार कर सकते हैं। जो हमारा टाइम लगेगा यहाँ से माइनस ए बाई 2 से ए आने में, या ए से ए बाई 2 आने में, वो लगता है
t/6 और a/2 से हमारा जो 0 में आने में टाइम लगता है वो t/12 लगेगा। ये बात आप ध्यान रखो। और सिमिलरली इधर को भी अगर आप देखें 0 से लेके a/2 तक जो टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा और यहाँ से यहाँ t/6 लगेगा। तो इससे आप देखेंगे जेई पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और टॉपिक बताता हूँ इसमें, कई बार बच्चों इसमें आता है कि चेक करो आपके पास जो मोशन है वो पीरियोडिक है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जैसे मैं एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे दे दिया y=a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी और कहेगा इसका एम्पलीट्यूड निकालो, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसको करने का तरीका तो ये है कि आप इसमें √2 का इंटू करेंगे, इसमें भी √2 का इंटू करेंगे और बाहर से एज अ होल √2 का इंटू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, कभी जब हम डिटेल थ्योरी में जाएंगे तभी मैं इसको बताऊँगा कैसे आया ये। ठीक है, तो अगर इसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो इनफाइनाइट सीरीज में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, a² + b² डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर फेज निकालना है तो tan थीटा = b/a। और जैसे मान लो कभी ये ना दे के आपको ये दे दिया y=a sin थीटा प्लस b, तो b कांस्टेंट फंक्शन है तो आप इसी को देखेंगे तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है यहाँ का, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा आपका a। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉस लगा होता है तो आप कांस्टेंट फंक्शन को ऐसा ट्रीट करेंगे। देखो कांस्टेंट फंक्शन में जो इसका पूरे का टाइम पीरियड है वो हमारा इसका भी अपने आप आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, अब जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो साइन थीटा है बच्चों हमारा, तो मैं इसको एन थीटा कर देता हूँ। तो साइन थीटा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/n। और सेम कॉस थीटा के लिए भी अगर कॉस एन थीटा लिखेंगे तो इसका भी यही होता है। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन 3 थीटा का टाइम पीरियड बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2π/3 करिए और ख़त्म करिए। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं कॉस 3 थीटा का तो t = 2π/3 हो जाएगा। लेकिन अगर tan थीटा का आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम पीरियड होता है तो tan थीटा का होता है π/n। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब है इतने टाइम बाद ये फंक्शन अपने को दोबारा रिपीट करेगा। ठीक है, करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। अब ये मैं क्यों बताया आपको, आप जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे अपना, आपसे रिक्वेस्ट है खोलिए एनसीईआरटी तभी कुछ होगा ज़िंदगी में। तो वहाँ लिखा है cos ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, cos 4 ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? ठीक है, तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक मिनिमम टाइम पीरियड ये अटेन कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक है, इस कंडीशन को चेक करने के लिए आपको जो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी वो ये वाली है बच्चों। इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल हार्मोनिक जब भी मैं चेक करूँगा या करूँगी, मैं ये वाली कंडीशन को क्या करूँगा, लगाऊँगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लगाना है। कौन सी कंडीशन? ये जो यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया है, चलो इसको हटा ही देते हैं, ये वाली कंडीशन। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -ω²x जो भी आपको दिया रहेगा x का फंक्शन, तो आप क्या करोगे, इस x के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके a निकालोगे और a -ω²x जिसका आएगा इस टाइप में वही करेगा, अदरवाइज वो फंक्शन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू यहाँ तक आपको आने के लिए या वीडियो देखने के लिए। और आप देखेंगे बच्चों जब हम PYQ करेंगे या आप खुद करोगे तो क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो ख़त्म हो गया समझ लो। तो इसलिए फॉर्मूले आने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।